हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स और फिजिक्स के चैप्टर 2 के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और फाइनल एग्जाम के पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो उन सभी न्यूमेरिकल को आज हम कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम समझेंगे जी। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए सरल रेखा में गति चैप्टर 2 है और न्यूमेरिकल हम इसको करा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप सभी तैयार हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हम करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है जी कि एक कार विरामावस्था से, ध्यान से आप सुनेंगे, इसका इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो जो हमने लाया था जिसमें हम सब इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे, उसको अगर आप देख लिए होंगे तो बिल्कुल आपको ये न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या लिखा है कि एक कार विरामावस्था से चलकर चलना शुरू करती है। एक कार है जो विरामावस्था से मतलब रुकी हुई है, उसके बाद वो चलना शुरू करती है तथा 2 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण से क्या होता है 10 सेकेंड तक चलती है। 10 सेकेंड तक चलती है तो कार का अंतिम वेग और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग मतलब v का मान हमें ज्ञात करना है और चली गई दूरी मतलब s का मान हमें ज्ञात करना है। यही दो चीजें ज्ञात करनी है ना। चलिए जी, तो हमारा सबसे पहला, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें सबसे पहला आपका टारगेट पता होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन पढ़े तो उससे आप पता करें कि टारगेट हमारा क्या है। टारगेट हमारा पता चल गया कि हमें v का मान ज्ञात करना है और दूसरा हमें s मतलब दूरी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये टारगेट पता चल गया। तो अब दूसरा आपका काम क्या है, दूसरा आपका काम है पहले आप लिखिए यहाँ पे हल। हल के बाद आप क्या लिखेंगे, तो हल के बाद जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया होगा, जैसे यहाँ पे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, 10 सेकेंड दिया है, ये किसकी वैल्यू है इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड अगर होता तो मीटर प्रति सेकेंड होता तो वो वेग कहलाएगा। ठीक है, अब वही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अगर हो जाएगा तो उसको हम त्वरण कहेंगे। ये याद रखेंगे क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, अब वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इससे हम पहचान लेते हैं मात्रक को देखकर। तो ये किसका मान है जी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो इसका मतलब त्वरण का मान है। वैसे यहाँ पे आसपास लिखा भी होता है कभी कभी नाम, तो देखिए समान त्वरण लिखा है ना, तो इतना हमारा त्वरण का मान दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है त्वरण। त्वरण ए का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा दे दिया है। फिर यहाँ पे दिया है 10 सेकेंड में चलती है, मतलब समय का मान दिया है, समय, समय जो है वो t, समय क्या है, समय का मान दे दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड समय दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज हम देख सकते हैं कि त्वरण का मान दे दिया है। ठीक है, ये हमारे दे दिया है। एक और चीज हम देख रहे हैं कि कार जो है वो विरामावस्था से है, विरामावस्था में थी और वो चलना शुरू की है। तो विरामावस्था में अगर कोई भी कार होता है ना, तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक जो वेग होगा कार का प्रारंभिक जो वेग होगा ना, प्रारंभिक वेग, उसका मान जो होगा वो 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं, तो ये क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड होगा प्रारंभिक वेग। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात ये करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात ये करना है कि कार का अंतिम वेग क्या होगा। तो ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम एक जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से। अब गति का प्रथम समीकरण क्या है दोस्त, गति का प्रथम समीकरण क्या है, वो है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही है ना गति का हमारा प्रथम समीकरण। अब देख लीजिए हमें किसका मान ज्ञात करने को कहा है कि कार जो है उसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। ये कार का अंतिम वेग है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देख सकते हैं प्रारंभिक वेग का मान 0 दिया है, ए का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है और टी का मान आप यहाँ से दिया है 10। तो हमें ये फॉर्मूला कहाँ से सूझा, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में वैल्यू देख रहे थे कि किस किस चीज का वैल्यू दिया है। तो वैल्यू, जब वैल्यू हमने देखा तो इससे हमारा क्या निकला, इससे हमें गति का समीकरण का सुझाव आया कि ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं।
ठीक है, यही आपको सुझाव देना है, कहां से आपको क्वेश्चन जब ये सब लिखेंगे ना तो यहीं से समझना है किस किस का वैल्यू दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे जिससे अंतिम वेग निकल पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। तो अंतिम वेग अगर हम देखते हैं तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू u का मान है 0, तो 0 हमने लिख दिया। फिर हमारा a का मान है 2, तो 2 हमने लिख दिया। अब फिर t का मान क्या है, t का मान है हमारा 10, तो हमने 10 लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v का जो मान होगा 10 दूना 20, तो ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड जो आया, ये 20 मीटर प्रति सेकंड जो आया, ये क्या आया है, ये हमारा अंतिम वेग आ गया। बात आप समझे, तो ये आप समझिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम केवल इसी से लगा सकते थे, हम यही फॉर्मूला लगा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि हमारा त्वरण का मान दिया है, समय का मान दिया है, प्रारंभिक वेग हम जानते ही हैं, तो हमें अंतिम वेग चाहिए। तो त्वरण बराबर हम जानते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर भी होता है हमारा अंतिम माइनस प्रारंभिक बाई टी, ऐसा भी होता है। अंतिम माइनस प्रारंभिक बाई टी, ऐसा भी होता है, वेग का फॉर्मूला से हम जानते हैं। ठीक है, तो इस पर भी अगर हम लगाते हैं ना, तो इस पर भी लगाएंगे तो हमारा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आप देख सकते हैं, अगर ये हमारा अंतिम, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा त्वरण का फॉर्मूला है। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन कैसे होगा, अंतिम में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे। तो इस पर भी अगर हम लगाते हैं ना, तो अंतिम वेग क्या है, ये हमारा देखिए, अगर हम इस पर भी लगाते हैं तो मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। ए का मान आप देख सकते हैं 2 दिया है, तो हम सीधा 2 रखते हैं। अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है v का मान, अब प्रारंभिक वेग 0 है, और t का मान कितना दिया है, तो t का मान 10 दिया है, तो ये हम 10 लिखते हैं। फिर अब क्या होता है दोस्त, ये 10 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो 2 गुणे 10 हो जाता। ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इधर केवल बचता v। अब ये क्या होता है, 10 दूना 20, तो v का जो मान आता 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाता। तो बात समझ रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से भी हम लगा सकते थे, या गति का हम प्रथम समीकरण से भी लगा सकते हैं। दोनों बात एक ही है, आंसर तो सेम ही आया ना। तो ये सब आपको अपना मतलब जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सोचे कि अंतिम वेग किस फॉर्मूले में आएगा, और उसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लगाए जिससे कि ये सुटेबल हमारा ये वैल्यू मिल जाए और उसका हम सॉल्व कर दें। ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया ना, अंतिम वेग। अब हमारा कह रहा है तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करना है, तो इसी में अब दूरी को हमें पता है, एस का मान हमें ज्ञात करना है। एस को दूरी कहते हैं या विस्थापन भी हम कहते हैं। तो एस दूरी ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। अगर हम इस पर रखें तो क्या निकलता है देख लीजिए, एस ये ज्ञात करना है, u का मान है 0 और t का मान है 10। ये आप देख सकते हैं t का मान है 10, तो 10 हो गया, फिर प्लस हम लिखेंगे, फिर ये हाफ है तो हमने हाफ लिख दिया। a का मान आप देख सकते हैं, a का मान है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। और t का जो मान है, t का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा हो गया ना, आप देख लीजिए, देखिए इतना हमारा हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए बाबू क्या होता है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। और ये 10 अगर 0 में गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या निकलेगा, एस इक्वल टू, ये तो 0 हो गया तो ये बात ही खत्म। अब ये 2 से 2 कट गया तो ये भी खत्म। और 10 का स्क्वायर मतलब 100, इधर 1 है, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और 100 के कम में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 100 मीटर क्या आ जाएगा, 100 मीटर हमारा आ जाएगा उत्तर किसका, दूरी का आ जाएगा। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है जी, इसमें कुछ क्वेश्चन लगाने में दिक्कत था, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब आपको अपना दिमाग से लगाना है कि कौन से फॉर्मूले का हमें यूज करना है। आपका 2 काम है, ये सबको नोट डाउन करना है। और सबसे खास बात, साइड में इन दोनों फॉर्मूले को अभी आप लिख लीजिए। गति के 3 समीकरण होते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इन सबको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पहला गति का ये समीकरण हम लिख दे रहे हैं, गति
गति का समीकरण। गति का समीकरण क्या होता है? गति का पहला हमारा समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा हमारा समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आप सब याद रखेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन सभी को आप तैयार रखिएगा हमेशा, ठीक है ना? चलिए अगला अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अब देखिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन हमने लेकर आया है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, हम उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं जिस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसको कर पाएंगे कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है और वो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान मंदन से चल रही है, तो वो कितने समय में रुक जाएगी? कितने समय में, मतलब समय मतलब टी का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या आप इसको कर पाएंगे? मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको रोकिए वीडियो को, इसको थोड़ा देर लिए सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं आशा करता हूं कि कुछ स्टूडेंट हमारे सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे, और जो किए हैं ना सॉल्व करने का प्रयास, यही अच्छा रहन भी है, अच्छा कर्तव्य है एक स्टूडेंट का। चलिए क्वेश्चन अगर हो गया है आपका सॉल्व तो अच्छी बात है, और जिनका हो गया वो मिलाएंगे, और जिनको नहीं आया है वो ध्यान से समझेंगे। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है। देखिए मीटर प्रति सेकेंड मतलब वेग है जी, अगर स्क्वायर होता तो वो त्वरण होता, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका मतलब प्रारंभिक वेग का मान दिया है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं प्रारंभिक प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं, तो u का मान आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगला कह रहा है यदि वो 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान मंदन से चल रहा है, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, परंतु यहाँ पे मंदन कह रहा है, तो ये मंदन का मान है। तो मंदन जो होता है ना, मंदन जो होता है, मंदन, तो ये मंदन त्वरण वास्तव में हम कह सकते हैं मंदन त्वरण है, तो मंदन त्वरण को भी हम ए से ही दर्शाते हैं। पर मंदन त्वरण अगर मंदन अगर कह देना तो ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण क्या है? तो अगर ये 3 मीटर प्रति सेकेंड है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसको ऋणात्मक में लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को ही हम मंदन कहते हैं, ठीक है? इसलिए ये सब हम पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए हमने इसको माइनस में ले लिया। फिर देखिए प्रारंभिक वेग हमें दे दिया है, ठीक है, हमें कह रहा है कि कितने समय में ये रुक जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें और यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग हमारा v हो जाएगा। अब v का मान क्या आ जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी सेकेंड हो जाएगा। क्यों यहाँ पे अंतिम वेग का मान 0 होगा जी? इसलिए 0 होगा क्योंकि ये स्पष्ट कह रहा है कि कितने समय में रुक जाएगी, मतलब जब रुक जाएगी तो अंतिम वेग तो 0 ही ना होगा जी, सीधी बात है। तो इसलिए हमने v का मान ये लिख दिया। हमें चाहिए समय का मान, तो हम यहाँ पे भी लगा देंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या है? समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही ना समीकरण है। अब इसको हम रख देते हैं मान, तो देख लेते क्या मिलता है। अंतिम वेग का मान है 0, तो 0 रख दिए। प्रारंभिक वेग का मान है 20, तो 20 हमने रख दिया। प्लस ए का मान क्या है? ए का मान है -3, तो ये -3 हमने रख दिया। और टी है, टी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हमने टी रख दिया। ये हमने देखिए वैल्यू हमने रख दिया है। अब ये 0 हमारा हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 3t हो जाएगा। और ये -3t है, ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में 3t इक्वल टू 10 हो जाएगा। क्या होगा? यही ना होगा जी, प्लस में 3t हो जाएगा। और इसको अगर हम t को उधर भेजते हैं तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। तो अब या तो आप इतना आंसर रख दे, या इसको आप क्या कर सकते हैं? भाग दे देंगे तो दशमलव के रूप में आ जाएगा। तो इतना आप कह दें, इतना सेकेंड, या आप इतना नहीं कह सकते तो आप क्या कर सकते हैं? इसको भाग दे दीजिए। अगर आप कितना हो जाएगा? ये हमारा t इक्वल टू 20/3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? t इक्वल टू,
देखिए 3 छक 18, 6 बार में जाएगा तो 3 छक 18, बचा यहाँ पे 2, तो फिर वो 20 हो जाएगा, तो 3 छक 18, फिर 6 6, इस तरीके से ये आता जाएगा। तो हम 2 अंक तक ले लेते हैं, तो 6.67 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इतना आसानी से हमने बताया है इसको कि प्रत्येक स्टूडेंट इसको आराम से, वो आराम से इसको कर सकते हैं जी। अगला अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आपके हार्ड होने वाले हैं, और हार्ड नहीं, जो स्टूडेंट अगर हमारी वन शॉट वीडियो देखे होंगे ना, उनको फॉर्मूला पता होगा, अब फॉर्मूला पता होगा तो ये सब कर पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हमने लिखा है। हमने एक क्वेश्चन क्या है कि एक गेंद को 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरीके से ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, अधिकतम ऊंचाई, और दूसरा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। समय यहाँ पे लगा समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें दो चीजें। तो चलिए सबसे पहली बात हम ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करना चाहें तो आप रोक कर हल कर सकते हैं। चलिए हल हम करें। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम समझे, एक गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया है, तो ये हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो ये प्रारंभिक वेग होगा ना। प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग जो होगा हमारा u, तो u का मान क्या आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रारंभिक वेग का मान आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, और अंतिम वेग जो हमारा u का जो मान हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम फेंक रहे हैं तो फिर नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं जब रुकेगा ना, रुकेगा तो उस समय पर हम मान लेते हैं कि अंतिम वेग 0 है, ऐसा हम मान लेते हैं। प्रारंभिक वेग 30 है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक और चीज यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, जो है गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमें दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण g का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर दिया हुआ है तो अब इस पर लगा लेते हैं, तो एक और दे दिया है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण g का जो मान है वो कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीन चीजें, पहली बात u का मान दिया था, ये g का मान भी दिया था, मिस्टेक से वो नहीं लिखा गया था। अब v का मान 0 मीटर प्रति सेकेंड, ये हम जान गए हैं अंतिम वेग का मान होगा, क्योंकि कभी ना कभी रुकेगा तो अंतिम वेग तो 0 ही ना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब हमारा यहाँ पे कह रहा है अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए भी तब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के लिए हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 as, मतलब 2gh, ये हम लगा देंगे। ठीक है, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये एक फॉर्मूला होता है अधिकतम ऊंचाई के लिए ही, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। अब इस पर अगर हम फॉर्मूले पर रख देते हैं तो देख लेते हैं क्या मिलता है जी। ये स्मॉल g का मान यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, g का जो मान है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इधर जगह मिलेगा। अब देखिए अगर इस पर हम मान रखते हैं, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमें क्या चाहिए, अधिकतम ऊंचाई, इसी h का मान हमें चाहिए। तो देख लेते हैं, v स्क्वायर का मान है 0, तो यह हमारा 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही होगा। u स्क्वायर, u का मान है 30, तो 30 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस हमने कर दिया, g का मान है 2 तो 2 हमने कर दिया, सॉरी 2, g का मान कितना है 10 है तो हमने 10 कर दिया।
अब फिर h है तो ये हमने h कर दिया, ये इतना हमने कर दिया है, सभी का वैल्यू रख दिए। फिर 0 इक्वल टू 30 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, माइनस ये हमारा 2 हो जाएगा, दो दो पचे 10, तो सॉरी 10 दूना 20, तो ये हमारा 20h हो जाएगा। 20h अगर इधर जाता है तो प्लस में 20h हो जाएगा इक्वल टू 900। h इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 900, अब आगे 20, तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, तो h का जो मान आया ये 90/2 हो जाएगा, आई इक्वल टू 45 मीटर। तो ये जो हमारा 45 मीटर आ गया, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये हमारा 45 मीटर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 आप याद रखेंगे। कह रहा है ना अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, किसी वस्तु को अगर इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम जो ऊंचाई होगा वो अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक जा पाएगा, 45 मीटर तक ही जा पाएगा। उसके बाद कह रहा है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय हमें ज्ञात करने को कह रहा है। क्या कह रहा है, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय हमें ज्ञात करना है, तो वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर चलिए अधिकतम ऊंचाई के बाद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो यहाँ पे हम पहले हेडिंग लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय। तो अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में लगा समय का हम फॉर्मूला लगा देंगे, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये सभी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। v इक्वल टू यू माइनस जी टी हम लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हम इस पर लगा देते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होता है, v का मान है 0, u का मान आप सभी जानते हैं, v का तो मान है 0, तो v का मान हमने 0 यहाँ पर रख दिया। u का प्रारंभिक वेग का मान यहाँ पे दिया हुआ है 30, तो 30 हम रख देंगे, माइनस जी का मान दिया है 10, और टी का मान यहाँ पे टी का मान टी का मान टी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लगा समय का ही तो मान ज्ञात करना है ना, तो समय का मान ज्ञात करना है तो 10t हो जाएगा। और 10t अगर इधर आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10t प्लस में हो जाएगा, ये बटे 30 हो जाएगा। और ये 10 अगर इधर जाता है तो t इक्वल टू 13/10 हो जाएगा। अगर 10 में 30 का भाग देते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 3 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा समय जो लगेगा वो 3 सेकेंड में पहुंच जाएगा। मतलब अगर किसी वस्तु को 30 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंकते हैं ना ऊर्ध्वाधर में, तो वो अधिकतम कितने ऊपर जा पाएगा, 45 मीटर ही जा पाएगा। और कितने समय में जा पाएगा, तो वो भी याद रखेंगे 3 सेकेंड में चला जाएगा, सीधी बात है। तो समय और ऊंचाई दोनों हम इन दोनों फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, वो भी आसानी तरीके से जी, क्या आसानी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एक एक करके न्यूमेरिकल करा रहे हैं। सब न्यूमेरिकल इजी हैं, बशर्ते आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। टेंशन नहीं लेना है, हम अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क भी देंगे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है। क्या कह रहा है, इसको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, उसी टाइप का है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार है, वो 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है कि चालक मतलब व्यक्ति जो है ब्रेक लगाता है और कार 5 सेकेंड में रुक जाती है। तो कार का मंदन तथा पहले चली गई दूरी, कार का मंदन और चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दो चीजें हमें ज्ञात करने को कह दिया है, एक तो हमें मंदन कह रहा है और दूसरी बात चली गई दूरी भी हमें ज्ञात करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कार का मंदन हमसे कह रहा है तो ए का मान ज्ञात करना है, और चली गई दूरी मतलब एस का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया है पहले इसको लिखते हैं। तो पहले हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये क्या दिया है, कार इतने मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड मतलब वेग का मान दिया है।
तो वेग हम दे देंगे कि कार का जो वेग है, पूरा लिखते हैं कि कार का वेग, और कार के वेग को u से दर्शाते हैं, u का मान हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कार का ये हमारा मान दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर ब्रेक लगाता है तो 5 सेकंड में रुक जाता है। तो समय समय का मान, जो t का मान है वो 5 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रारंभिक वेग अगर दे दिया है तो अंतिम वेग, सीधी बात है, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग, अंतिम वेग जो v का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कह रहे हैं कार का मंदन ज्ञात कीजिए और चली गई दूरी। तो कार का मंदन ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं तब कार का मंदन। तो कार का मंदन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ए का मान, तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि हम गति के समीकरण से जानते हैं, गति के समीकरण से, और गति के प्रथम समीकरण को अगर हम लगा देते हैं तो प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है ना। इस पर हम लगा देते हैं तो v का मान तो हमारा 0 है, तो v का मान 0 हो जाएगा, अब प्लस u का मान हमारा 15 दिया है तो 15 हो जाएगा। ठीक है, v का मान 0 है तो 0 इक्वल टू u का मान 15 है तो 15, और प्लस a का मान है यहाँ पे, a मतलब ए का तो मान हमें ज्ञात करना है, तो ए हमने लिख दिया, और टी का मान जो दिया है वो 5 दिया है, तो इंटू 5 हमारा हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या होता है, ये 15 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस में 15 हो जाएगा, और ये 5a हो जाएगा। 5 अगर a में गुणा होगा तो 5a हो जाएगा, और ये अगर हमारा ये 5 है, इधर भाग गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15/5 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, तो जो a का मान आया ये -3 आ जाएगा। a का मान -3 आया ना, तो ये त्वरण का मान आया है -3। क्या आया है, त्वरण का मान आया है -3, तो ये त्वरण हमारा हो जाएगा, त्वरण का मान हो जाएगा इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे, त्वरण हो जाएगा, ये क्या है, त्वरण का मान है, त्वरण का। परंतु अगर मंदन का मान चाहिए, मंदन का मान चाहिए, तो मंदन का जो मान हो जाएगा ना वो ओनली 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मंदन का अगर मान चाहिए तो ओनली क्या हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा मंदन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो पहला हमारा मंदन का मान कितना आ गया, 3 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मंदन को हम ऋणात्मक में नहीं लेंगे जी, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, परंतु वैल्यूम जब हम लेंगे तो 3 लेंगे। अगली बात हमसे कह रहा है कि जो कार है रुकने से पहले चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी अगर हमें ज्ञात करना है तो दूरी के लिए हम क्या लगा देंगे कि गति का द्वितीय समीकरण से। अब गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा होता है गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, ये हमारा क्या है, गति का दूसरा समीकरण है। ये हमारा क्या है, गति का दूसरा समीकरण है। अगर हम इस पर लगाते हैं तो s इक्वल टू u प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग का देखिए, प्रारंभिक वेग का मान है 15, तो 15 हम लिख देंगे। t का मान कितना है 5, तो 5 हमने लिख दिया, प्लस हाफ है तो हाफ लिख दिया। a क्या है यहाँ पे, a त्वरण है, त्वरण का मान हमारा -3 है, ये 3 नहीं लिख देंगे, त्वरण का मान इसलिए हमने बताया था -3 है, तो ये -3 हम लिखेंगे कि -3 है, और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे टी स्क्वायर, टी का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो s इक्वल टू ये 1575 हो जाएगा, 1575 प्लस
अब ये हमारा 1/2 हो जाएगा। अब गुणे, ये देख लीजिए, ये हमारा -3 है और ये हमारा -3 अगुणे 5×5 = 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। ठीक है। अब s इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 75 और प्लस ये 1/2 और ये देखिए 25 तिया 75, तो ये -75 हो जाएगा 75। ठीक है। अब अगर हम देखें इसको कैसे करें, अब एक काम कर लेते हैं, ये -75 1 में गुणा होगा तो क्या होगा, तो -75 अगर 1 में गुणा होगा तो ये 75 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 75/2 हो जाएगा और इसमें बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है। तो ये हमारे इतना होगा। कितना यहाँ पे हुआ है तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इतना हमने लिखा हुआ है, क्या हमने लिखा है, s इक्वल टू 75/1 -75/2, ये हमने लिखा हुआ है। s इक्वल टू 75/1 अब प्लस क्या है 75/2 है, ये माइनस है, क्या है जी, देख लीजिए माइनस है ना, तो माइनस हमने लिख दिया। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये s इक्वल टू, ये 2 हमारा आ जाएगा लसा, 1 2 2, 2 में 75 का गुणा होगा तो ये 150 हो जाएगा, -2 से 2 कट गया तो ये 75 आ जाएगा। तो बच्चे s इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इक्वल टू 50, 150 में से 75 चला जाएगा तो 75 हो जाएगा। अब बटे 2, अब 75 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 37.5, 37.5 ये हमारा क्या आ जाएगा, मीटर, ये हमारा दूरी का वैल्यू हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं कैसे हुआ है। तो ये सब आपको ये गुणा भाग थोड़ा बहुत आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है जिससे कि हमें दूरी निकले, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। किसी का भी इनमें से किसी एक का वैल्यू आपको दे नहीं देगा और कह देगा उसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इन फॉर्मूले को याद करना है कि कब टी इसमें दिया है, ए दिया है, यू दिया है, तो इसमें अंतिम वेग या एस कुछ भी का मान ज्ञात करने को कह सकता है दोस्त। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट ना। टाइमिंग क्या हो गया, 36। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है एक अलग प्रकार का। हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो उस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। पहला ये क्वेश्चन में कह दिया कि एक ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड के चल रहा है, तो उस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बताना है। किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहीं पे कर देते हैं, पहला क्वेश्चन कर देते हैं, फिर दूसरे पर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन का चाल दिया है, क्या दिया है कि एक ट्रेन है, तो ट्रेन का चाल, ट्रेन का जो चाल दिया है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। तो हम कह देंगे कि चाल को किलोमीटर चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से चाल को किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना। अब यहाँ पे चाल जो दिया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल रहे हैं। तो कैसे बदलेंगे जी, तो देख लीजिए, जितना हमारा चाल दिया होगा ना, तो चाल को हम पहले क्या करते हैं, चाल को हम लिखते हैं। ये आप याद रखेंगे, जब भी कितना भी चाल अगर घंटे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको हम लिखते हैं। और इसमें एक ट्रिक है कि 5/18 से हम क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, सीधी बात। और जैसे ही 5/18 से गुणा कराएंगे तो वो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। तो अगर हम इसको करा देते हैं तो देख लीजिए क्या निकलेगा, ये हमारा चाल ही बता रहे हैं, चाल। अब ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो 18×5 क्या होता है, 18×4 72 होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 5 आ जाएगा।
तो अब हमारा ये चाल का जो मान आया वो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20। तो 20 जो आया ना, ये हमारा अब मीटर प्रति सेकेंड आ गया है। तो सीधी बात यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर हम ये चाल जो ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा का चल रहा है स्पीड, तो इसका मतलब अगर मीटर प्रति सेकेंड में बताएं तो 20 मीटर प्रति सेकेंड वो चल रहा है ट्रेन। तो किसी भी किलोमीटर घंटे को अगर सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से आपको क्या कराना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा। हमेशा याद रहेगा ना, 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा। जो मैथ की स्टूडेंट होंगे और 10 में अगर सच में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे ना, तो उनको पता होगा। तो ये हमने मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया। फिर कह रहा है कि यदि वह 15 सेकेंड तक इसी चाल से चलता रहा तो तय की गई दूरी हमें ज्ञात कीजिए। मतलब अगर कह रहे हैं कि 15 सेकेंड तक उसी चाल से अगर चलता रहा तो उसकी दूरी हमें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी s इक्वल टू क्या होता है, u इंटू टी होता है। क्या होता है जी, s इक्वल टू u इंटू टी होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लगा देते हैं तो s ये हमारा दूरी है और ये हमारा s क्या, ये हमारा s हमें दूरी ज्ञात करना है। u क्या है जी, तो कितने मीटर प्रति सेकेंड, इसकी चाल क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो ये हम लिख देते हैं 20। ठीक है, और 20 हमने लिख दिया। ये हमारा t का मान कितना दिया है, समय का जो मान है 15 मीटर दिया, 15 सेकेंड दिया है, तो समय लिख देंगे। तो s इक्वल टू क्या लिख दिए, 15 दूना 30, ये 300 क्या हो जाएगा, 300 मीटर। ये 300 मीटर हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 300 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझे है ना कि दूरी कहाँ से हम फॉर्मूला ये लगाए हैं। अरे भैया, इसीलिए बेसिक चीजें, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये आप फॉर्मूला पढ़े हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यही, ये अगर समय इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो चाल को किससे, हम चाल को u से बताए हैं, और ये समय इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा तो ut हो जाएगा। और दूरी को हम s से दर्शाए हैं, तो s इक्वल टू ut है ना, तो वही s इक्वल टू ut लिखे हैं। तो वास्तव में चाल का ये फॉर्मूला है। कंफ्यूज तो नहीं है ना, तो ये उत्तर आपका हो गया, तो उस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, चलिए, तो आज हमने क्या आपको कराया है, आज हमने लगभग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बताया है और इसी टाइप के हमने लगभग क्वेश्चन को कराए हैं जिस टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये भी जरूर कहूंगा, न्यूमेरिकल की वीडियो देखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, अगर वास्तव में आपको सीखना है तो। इसीलिए मैंने खुद आप सभी के लिए 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने कराए हैं ना, तो वैसे ही 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपके प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आए हैं। तो सभी को आप नोट डाउन करेंगे, दे हमें आपको न्यूमेरिकल होमवर्क करने के लिए, अभी आप कीजिएगा बैठकर। चलिए, तो ये हमारा पहला आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमें क्या कह रहा है, इसमें हमारा अंतिम वेग और विस्थापन कह रहा है ज्ञात करने के लिए। अंतिम वेग के लिए फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at लगा दीजिएगा। ठीक है, यहां से हमारा v निकल जाएगा। अब विस्थापन मतलब दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at लगा दीजिएगा, हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारा लगा देंगे तो यहाँ से हमारा विस्थापन मतलब दूरी निकल जाएगा। तो इसको पढ़िएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसी पता चल रहा है, ये हमारा प्रारंभिक वेग का मान दे दिया है, यह हमारा त्वरण का मान मतलब a का मान दे दिया है, और समय का भी मान दे ही दिया है। तो अंतिम वेग आप ज्ञात नहीं कर लेंगे, सीधी बात है, कितना हल्का है क्वेश्चन। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। फिर ये हमारा 4 क्वेश्चन और है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए ना, तो इन सभी को आप हल कीजिएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है क्वेश्चन। अगर आप करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। आपका 2 काम है, ये जरूर आप करेंगे। पहली बात, आप हमें कमेंट सेक्शन में इन सभी का उत्तर आप लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन 7 उत्तर जो होगा वो आप बता दीजिएगा, क्वेश्चन 8 उत्तर जो होगा वो आप लिखकर बता दीजिएगा। तो ऐसे आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना, ये सब आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है, अपना जो भी बातें हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कहिएगा। मैं हर बातों को आपको सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ। ठीक है ना, तो ऐसा आप जरूर करेंगे।
चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन हमें मिले, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए, कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच।